अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जो पुराने ज़माने के बादशाहों वगैरह के दरबार होते थे या उनके घर होते थे, उनके पास वाटर बॉडीज़ मौजूद होती थी, यानी कि पानी जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद होता था। जैसे मिसाल के तौर पे ताजमहल में या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंटेन्स बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे। या इसी तरीके से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है, पर बारिश होने के कुछ देर के बाद या बारिश होने के दौरान ये जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, इसमें अचानक से कुछ ठंडक सी महसूस होने लगती है। तो आखिर बारिश के होने के बाद या पानी के कहीं पे मौजूद होने से मौसम पे कैसा पॉजिटिव असर पड़ता है, वो आज की वीडियो में जानना है। और टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, कि पानी की ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, जिसके ज़रिए पानी जो है वो कूल डाउन करने का काम करता था बादशाहों के ज़माने में, या आज भी बारिश के बाद जब पानी जमा हो जाता है तो वो हमारे जो वेदर है उसको ठंडा कर सकता है। तो वो स्पेसिफिक हीट के ज़रिए में मालूम होगा। और आज का जो लेक्चर है उसमें स्पेसिफिक हीट को तो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। और फिर एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है जहाँ पर हमें रिलेशन ड्राइव करना होता है सीपी और सीवी के दरमियान में। वो क्या होते हैं ये लेक्चर में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये आज के लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं। स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, और फिर रिलेशन ड्राइव करेंगे सीपी और सीवी के दरमियान में। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को समझने से। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो स्पेसिफिक हीट होती है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि रिक्वायर्ड है या मस्ट बी एडेड टू 1 यूनिट ऑफ मास। मास का 1 यूनिट यानी कि 1 किलोग्राम जो सब्सटेंस होता है, इन ऑर्डर टू कॉज एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन टेम्परेचर। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हम ऐड करेंगे 1 किलोग्राम सब्सटेंस में, और उसकी वजह से 1 यूनिट यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का या 1 केल्विन का फ़र्क आ जाएगा किसी बॉडी के टेम्परेचर में, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमें चाहिए होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो जितनी हीट की ज़रूरत होती है उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखो, अगर कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उसे हीट देना शुरू करो तो फ़ौरन के फ़ौरन वो टेम्परेचर को रेज़ नहीं करता अपना, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद ही वो टेम्परेचर को रेज़ करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर जब आप उतनी हीट और दे दोगे तो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लेता है, फिर 2 से 3, 3 से 4। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि गुंजाइश होती है। कैपेसिटी को उर्दू में गुंजाइश कहते हैं। तो एक्चुअली ये उस सब्सटेंस की गुंजाइश होती है जिससे वो अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा लेता है। उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो जो मैथमेटिकल हम फार्मूला समझ सकते हैं, वो फार्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं कितनी हीट की ज़रूरत है, तो ऊपर लिख देते हैं हीट रिक्वायर्ड या हीट सप्लाइड, और डिवाइड में लिख देंगे उस सब्सटेंस का कितना मास है, क्योंकि पर यूनिट मास होता है, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे उसको चेंज इन टेम्परेचर से, कि उसके टेम्परेचर में कितना फ़र्क आया। ये जो आंसर होता है इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, या अगर पूरा नाम बोला जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट को हम डेल्टा क्यू से शो करते हैं, मास को हम एम से शो करते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कहलाता है। स्पेसिफिक हीट का सिंबल जो है वो सी होता है। तो इस फार्मूले से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर होता है, जिसकी मदद से यूनिट मास 1 किलोग्राम जो सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। यूनिट का मतलब या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या 1 केल्विन। और अगर इसी फार्मूले से हम इसका यूनिट बनाना चाहें तो यूनिट बनेगा इसका, हीट का यूनिट होता है जूल डिवाइडेड बाय मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर ये हम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसको हम केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। देखो, वैसे तो ऐसा यूनिट केल्विन होता है,
लेकिन एक बात याद रखने वाली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, याद रखें, 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस वाले स्केल के अंदर 1 डिग्री का चेंज आता है वो हमेशा बराबर होता है इज इक्वल टू 1 डिग्री चेंज इन केल्विन। ठीक है ना, अगर केल्विन वाले स्केल में 1 डिग्री का फ़र्क आता है तो सेल्सियस में भी 1 डिग्री का फ़र्क आता है, यानी कि डिवाइड में आप सेंटीग्रेड बोलो या केल्विन बोलो एक ही बात है। आपने किसी सब्सटेंस को हीट देना शुरू करी, उसका टेम्परेचर जो है वो मिसाल के तौर पे 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, ठीक है, और अगर आप इसको केल्विन में देखोगे तो 50 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्लस 273 करोगे तो ये जो है वो आ जाएगा उसमें केल्विन में, तो 273 प्लस 50 323 केल्विन होता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आप इसके टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, यानी कि आप 60 डिग्री कर देते हैं, तो केल्विन में भी बराबर का ही फ़र्क आता है, यानी 323 से बढ़कर ये हो जाता है 333, ठीक है, 23 से कितना हो जाता है 333। तो अगर देखा जाए तो यहाँ का डिफरेंस भी 10 का आ रहा है, 10 डिग्री का आ रहा है, और यहाँ का भी जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली 10 डिग्री का ही आ रहा है। तभी मैं कहता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, यानी कि अगर केल्विन के अंदर भी फ़र्क आ जाता है 1 डिग्री का, तो याद रखिए सेंटीग्रेड में भी 1 ही डिग्री का फ़र्क आता है। ठीक है, अब ये रीज़न जान लेते हैं कि आखिर पानी के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से पानी जो है वो मौसम को ठंडा करने का या पुरानी इमारतों को ठंडा रखने का काम करता है। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ सब्सटेंस है, लेट से कॉपर है हमारे पास 1 ग्राम, मैग्नीशियम भी है हमारे पास 1 ग्राम, और पानी भी मान लेते हैं कि 1 ग्राम। 1 ग्राम से बात समझ में आ जाएगी। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है कॉपर, और सबका टेम्परेचर ना बराबर है, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, मैग्नीशियम भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और पानी भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, सिर्फ 1 ग्राम है। तो पता है कॉपर को कितनी हीट देनी पड़ती है? कॉपर को देनी पड़ती है 0.385 जूल की एनर्जी। तो अपने आप वो 1 ग्राम जो है ना उसका टेम्परेचर 30 से बढ़ के 31 हो जाता है। और अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो उसको तकरीबन 1 जूल की बराबर की एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसमें 1 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, यानी कि 30 से 31 हो जाता है। पर पानी को आप देखो, इसके लिहाज से 4 गुना ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो अपने टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाता है। यानी कि पानी के पास हीट एब्जॉर्ब करने की बहुत सलाहियत मौजूद है। इस वजह से अगर आपके इर्द गिर्द पानी होगा तो वो आपके इर्द गिर्द के टेम्परेचर को कम रखेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितनी भी हीट होती है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो पुराने बादशाहों के इर्द गिर्द पानी या वाटर बॉडीज़ इसी वजह से होती थी कि भाई एयर कंडीशनिंग तो है नहीं, तो पानी इर्द गिर्द होगा तो वो उस जगह को कूल डाउन रखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा बिना अपने टेम्परेचर को चेंज किए। आप देख रहे हो ना, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी वो कॉपर से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, याद रखने वाली बात क्या है, जब भी हम हीट जो है व्हेन हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ हीट हम 2 इक्वल मासेस वाले सब्सटेंस को दें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो हर एक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा। कुछ का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, कुछ का टेम्परेचर आहिस्ता बढ़ता है, और ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है डिफरेंट हीट कैपेसिटीज़ पे, या हम उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर 1 किलोग्राम पानी है तो उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ही होगी, अगर 2 किलोग्राम पानी है तो भी उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ही होगी। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगी। हालांकि हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, जिस मटेरियल से वो चीज़ बनी होती है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और याद रखने वाली है कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि उसके मास पे। ठीक है, ये जहन में रखनी है बात आपने। अच्छा, दूसरा क्या था स्पेसिफिक हीट के बाद? मोलर स्पेसिफिक हीट समझना था। मोलर स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे मोलर वाली बात हो रही है, जो कि हम ऐड करेंगे 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में, ताकि उसमें टेम्परेचर का जो चेंज हो 1 यूनिट के बराबर आ जाए। या फिर उसी तरीके से डिफाइन कर लो, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि यूनिट मोल यानी कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा देगा, उसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। फ़र्क समझ में आया दोनों में? उधर मास स्पेसिफिक था और यहाँ पे मोल स्पेसिफिक है। तो आमतौर पर जब गैसेस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और केमिस्ट्री में तो स्पेशली आपको पता है कि आमतौर पे हम लोग मास से ज़्यादा मोल को मेजर करना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट जो है उसके अलावा हम जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट पे भी ध्यान देते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ गैसेस। सही है? तो अगर आपके पास 1 मोल गैस है, आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसे ही कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्योंकि मतलब हम क्यों स्टडी करें मोलर स्पेसिफिक हीट को, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें उनको आप जहन में रखिएगा कि क्यों भाई स्पेसिफिक को स्टडी कर तो रहे थे, मास स्पेसिफिक रख रहे थे, पर मोल को स्पेसिफिक रखने की क्या वजह है। तो पहली बात यह है कि गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, ये हमें मोलर स्पेसिफिक हीट से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? जो गैस है जब उसको हीट करते हैं तो वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के जो चेंज होता है वो मुख्तलिफ होता है, जो कि उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। और अगर मोल्स पे डिपेंड करता है तो जाहिर सी बात है गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा बेहतर है कि आप मोलर स्पेसिफिक हीट को समझें। और दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं गैसेस को मुख्तलिफ प्रेशर पे रख के। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती हैं एट कांस्टेंट प्रेशर वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम मोलर स्पेसिफिक ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैसेस बड़ा मुख्तलिफ बिहेव करती हैं जब उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या जब उनका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये डिफरेंस समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी करें, और आगे लेक्चर में हम समझेंगे कि उनका डिफरेंस जो है वो बराबर होता है आइडियल गैस कांस्टेंट के, और आइडियल गैस कांस्टेंट एक्चुअली आर से रिप्रेजेंट होता है। सही है भाई? फॉर्मूला भी समझे इसका मोलर स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है कितनी हीट रिक्वायर्ड है यूनिट मोल वाले गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। जबकि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वेयर डेल्टा क्यू मैंने पहले वाले में बताया था, डेल्टा क्यू क्या होता है? ये वो हीट है जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमने दे दी है तो टेम्परेचर चेंज को मेजर कर रहे हैं। एन क्या है? उस गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, स्मॉल एन याद रखिए, नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। और डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है कि उसमें टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। और अगर इसी से यूनिट बनाना चाहें तो यूनिट भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अमाउंट ऑफ हीट जूल में, नंबर ऑफ़ मोल को मोल में नापते हैं, और केल्विन भी हो सकता है, और जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। वो मैंने आपको बताया, चेंज इन सेल्सियस हमेशा बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। ठीक है, तो उधर मास था, यहाँ पर एन आ गया। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है वो 2 टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट के हवाले से आता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। एक कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि गैस के ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट रखें और मोलर स्पेसिफिक हीट को नापें। मतलब ये कि आपने गैस के ऊपर प्रेशर को सेम रखा, 1 मोल गैस थी, और आपने देखा कि कितनी हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ जाता है। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा उसको आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी बोलेंगे। और एक मरतबा आपने क्या करा, गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, 1 मोल गैस थी, आपने उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी और नापा कि कितनी हीट देने की वजह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ जाता है। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ते ही इस वजह से हैं क्योंकि गैसेस बड़ा डिफरेंट बिहेव करती हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और बहुत डिफरेंट बिहेव करती हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। अब सवाल देखिए, या तो सवाल ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। एक तो ये साबित करना है मैथमेटिकली। या फिर सवाल ऐसे होता है कि आइडियल गैस के लिए प्रूफ करें कि CP माइनस CV
इज इक्वल टू आर, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है आर के, और आर आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो बताते हैं, सिंपल सा प्रूफ है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम को। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके ऊपर प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। देखो ये रहा प्रेशर कांस्टेंट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट मैंने हॉट बॉडी से दिया जिससे गैस जो है वो एक्सपेंड हो गई। यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ हीट गया, लेट्स से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा पी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो हीट प्रोवाइड की जा रही है ये कांस्टेंट प्रेशर पे की जा रही है, तो बात समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना, तो अप्लाई करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जब भी किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो सिस्टम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा होता है, और दूसरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। और गैस की एक्सपेंशन का जो वर्क है उसके लिए अलग से फार्मूला ड्राइव किया हुआ है मैंने। वो फार्मूला क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, मेंशन कर देते हैं इसको ना, कि अभी जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ वो कौन सा वाला है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये जो हम नोट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर वाला होगा, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब याद रखिए कांस्टेंट प्रेशर के अंदर जो वर्क डन होता है ना, डेल्टा डब्ल्यू, वो एक्चुअली बराबर होता है पी डेल्टा वी के। और एक नाम जो मैंने स्पेशली दिया डेल्टा क्यू की जगह पे, याद दिलाने के लिए मैंने डेल्टा क्यू कर दिया, पी कर दिया, उसके साथ ना छोटा सा पी लगा दिया। तो जहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा हुआ था वहाँ पे हम डेल्टा क्यू पी पुट करेंगे, जहाँ पे वर्क डन था वहाँ पे पी डेल्टा वी पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्या बनी इक्वेशन 1, इधर बोलेंगे डेल्टा क्यू पी, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा यू और प्लस आ जाएगा पी डेल्टा वी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो मेन इक्वेशन यही है, इससे साबित हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से डेल्टा क्यू पी की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू और पी डेल्टा वी की वैल्यू मालूम कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, अब देखो वैसे तो फार्मूला अभी भी मैंने आपको बताया कि फार्मूला होता है C बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइड बाय N डेल्टा T। ठीक है, लेकिन अभी जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या लिखेंगे, C के साथ P लगा देंगे क्योंकि ये वो मोलर स्पेसिफिक हीट है जो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे नाप रहा हूँ, और डेल्टा Q के साथ भी डेल्टा QP आ जाएगा क्योंकि ये जो हीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैंने मेंशन कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर है। और इसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ मोल है वो n है, और इसको कर देते हैं डेल्टा टी। लेट से हमने जो गैस फिल करी थी उसके n नंबर ऑफ़ मोल हैं, तो वो आखिर तक n को लेके चलेंगे। यहाँ से एक काम करो, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू को अलग कर लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेन जो इक्वेशन है ना वो ये इक्वेशन 2 है, इसको हमें यूज़ करना है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू पी की वैल्यू को निकाल लो, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, सी पी, और n डेल्टा टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई डेल्टा क्यू पी की। एक मसला तो हल हो गया। अब ना दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है और दूसरा पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं हीट प्रोवाइड करके आपको दिखा रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम भी लेकर आना है ना, सीवी को इन्वॉल्व करना है कहीं ना कहीं से। तो ये जो है ना एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। मिसाल तौर पर यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड करी डेल्टा क्यू और ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दिया, तो क्योंकि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो मैं इसको डेल्टा क्यू वी कह सकता हूँ क्योंकि ये काम मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा, तो हमने इसको नाम दे दिया डेल्टा क्यू वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस केस के अंदर जो वर्क डन है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। आप देख लो पिस्टन ऊपर गया ही नहीं, गैस फैली नहीं, तो वर्क डन हुआ ही नहीं। इसका मतलब इस केस के अंदर मैं जितनी भी हीट दूंगा वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने इसको डेल्टा क्यू वी का नाम दिया है तो मैं इसको डेल्टा क्यू वी कर देता हूँ,
और नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि डेल्टा क्यू वी की वैल्यू अभी हमें मालूम करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे अभी पिछले पेज पे निकाली थी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या डेफिनेशन थी मोलर स्पेसिफिक हीट की? वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा दे। बट क्योंकि ये काम मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, तो हम क्यू के साथ भी वी लिख देंगे और सी के साथ भी वी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं स्पेसिफिक हीट नापूंगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नाप रहा हूँ। अलग करो ज़रा डेल्टा क्यू वी की वैल्यू, तो डेल्टा क्यू वी बराबर आएगा सी वी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एन डेल्टा टी। तो फिर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। क्या बनी इक्वेशन 3? पुटिंग इन इक्वेशन 3 क्या रिजल्ट मिला हमें? इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, देखो गौर से, जहाँ पे डेल्टा क्यू वी लिखा हुआ था वहाँ पे मैं लिख दूंगा सी वी एन डेल्टा टी। ये हो जाएगा सी वी एन डेल्टा टी, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डेल्टा यू। तो अगर आप याद करो तो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें हल करना है। सिंपल ना, 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। एक तो डेल्टा क्यू पी, उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर डेल्टा यू एक मसला था, उसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब ये सिर्फ पी डेल्टा वी रह गया, इसकी वैल्यू को मालूम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए पी डेल्टा वी एक्चुअली कहाँ से आएगा। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, वैसे जनरल गैस लॉ होता है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, बट मुझे पी डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ अगर डेल्टा अप्लाई करूँगा तो ये पी डेल्टा वी बनेगा। राइट साइड पे डेल्टा किसके साथ आ सकता है? देखो एन के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि पूरे प्रोसेस में मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं बदलने दिए गैस के। आर तो खुद जनरल गैस कांस्टेंट है, तो एन आर एज इट इज़ आएगा। ये जो डेल्टा है ये सिर्फ हम टी के साथ लगा सकते हैं। तो हमें तीनों की वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, किस किस की वैल्यू मिल गई? पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ, सबसे पहले डेल्टा क्यू पी की वैल्यू मिली, फिर वैल्यू हमें मिली डेल्टा यू की, और फिर वैल्यू मुझे मिल गई पी डेल्टा वी की। ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी? इधर लिख के दिखा दूँ। इक्वेशन 2 ऐसी थी, डेल्टा क्यू पी बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो हर एक की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी जगह पर आ गया क्या? सी पी एन डेल्टा टी। डेल्टा यू की जगह पर आ गया सी वी एन डेल्टा टी, और प्लस एन आर डेल्टा टी। देखो क्या कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड से, एन डेल्टा टी कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया? सी वी प्लस आर, और इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है सी पी एन। तो एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी हो गया कैंसिल। हमें क्या रिज़ल्ट मिला? हमें रिज़ल्ट ये मिला कि सी पी बराबर होता है सी वी प्लस आर के। ठीक है, रीअरेंज करो तो सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। और देख लो सी पी में से सी वी माइनस होता है तो आर का आंसर आता है। तो बड़ी वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है तभी तो आर का आंसर आ रहा है। और आर आपको पता है ना क्या होता है? आर इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, 8.313 जूल पर मोल केल्विन। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होती है तभी तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? और वी कैन राइट एस, हम क्या लिख सकते हैं? सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। तभी तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकली समझने वाली बात यह है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमें ज़्यादा हीट क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क में ज़ाया हो जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट गैस के टेम्परेचर को बदलने में इस्तेमाल होती है और कुछ वर्क डन में ज़ाया हो जाती है। बट जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो हम जितनी भी हीट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है। इस वजह से उधर हमें कम हीट देनी पड़ती है और कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। जैसे आम बर्तन के अंदर जब खाना बनाया जाता है कांस्टेंट प्रेशर वाले में तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट ज़ाया होती है। लेकिन प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सही ना? प्रेशर कुकर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो कम हीट देने पर भी खाना पकाया जा सकता है। तो इसका मतलब साबित हुआ
कि कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देनी पड़ती है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम देनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था प्रूव हो चुका है। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।